हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का नया टॉपिक, दैट इज टॉर्क ऑन अ करंट लूप मैग्नेटिक डायपोल। तो अगर आपने यहाँ तक की कोई भी वीडियो मिस हो चुकी है तो आज जस्ट एक बार जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो अभी तक के जितने भी चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं उन सब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि एक करंट कैरिंग लूप पे किस तरीके से टॉर्क क्रिएट होता है। तो जो टॉर्क है, सबसे पहले तो हम लूप जो लेंगे वो लेंगे हम एक रेक्टेंगुलर लूप लेंगे, ठीक है। वैसे तो हम सर्कुलर की भी बात करेंगे, तो पहले हम रेक्टेंगुलर करंट लूप की बात करते हैं, ठीक है। तो हमने एक रेक्टेंगुलर करंट लूप रखनी है अंडर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले तो हम मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे है, इस तरीके से लगा लेते हैं नॉर्थ पोल, इधर से लगा लेते हैं हम साउथ पोल, एंड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसके अंदर हम रख रहे हैं एक रेक्टेंगुलर कॉइल। तो रेक्टेंगुलर कॉइल कुछ हम इस तरीके से ले रहे हैं। So let it be P, Q, R, S, ठीक है। यहाँ से करंट जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर से आ रहा है, इधर और इधर जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज करंट I जो इसमें मूव कर रहा है। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो हम मानते हैं कि इस लूप की जो लेंथ है, इट्स लेंथ इज L एंड ब्रेड्थ, लेट द ब्रेड्थ बी B, ठीक है। तो ये लेंथ है और ये क्या है? ब्रेड्थ है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें सबसे पहले तो यहाँ पर देखते हैं कि इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, हमने एक करंट कैरिंग लूप को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। तो हमें पता है कि जब हम करंट की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो हम डेफिनेटली लेफ्ट हैंड रूल से क्या फाइंड करने की कोशिश करते हैं? फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं, राइट। तो सबसे पहली बात, तो अगर मैं PQ लूप में देखती हूँ कि कितना फोर्स है, ठीक है, तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, बाद में उसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। तो फोर्स PQ के लिए कितना होगा? क्या बोलते हैं, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, हमने फाइंड किया था ना, ILB sin थीटा, राइट। ये फॉर्मूला था। तो करंट जिसमें मूव कर रहा है L, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ में, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इधर की तरफ करंट है, इधर की तरफ लेंथ है उसकी करंट, और इधर की तरफ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों आपस में क्या है? 90 डिग्री पे है, ठीक है। ये इधर की तरफ है और ये इधर की तरफ है, तो दोनों कहाँ है? आपके आपस में 90 डिग्री है। तो हेयर थीटा इज 90 डिग्री एंड साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो फोर्स PQ पे कितना लग रहा है? ILB लग रहा है, ठीक है। तो हमने फोर्स निकाल लिया PQ पे। अब हम बात करते हैं QR की फोर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है? तो अगेन फोर्स ऑन QR, तो फॉर्मूला में पता है ILB sin थीटा, ठीक है। नाउ थीटा इज द एंगल बिटवीन, अब यहाँ पर लेंथ या करंट एलिमेंट इधर आ रहा है आपका, ठीक है, और इधर ही मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही आपस में क्या है? पैरेलल है। तो दोनों ही आपस में कैसा एंगल बना रहे हैं? 0। तो हेयर थीटा इज 0 एंड साइन 0 इज 0। तो जब यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो जो फोर्स QR पे लग रही है वो क्या लग रही है? 0 लग रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वाले एलिमेंट की, ठीक है। यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो फोर्स ऑन RS, अगेन ILB साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर करंट एलिमेंट है और इधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इधर और ये इधर, तो आपस में कितना हो गए? 90 डिग्री। तो हेयर थीटा इज 90 डिग्री एंड साइन 90 इज 1। तो यहाँ पर फोर्स कितनी बन जाएगी आपके पास? फोर्स ऑन RS कितनी आ जाएगी? ILB आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट लूप रहेगी आपके पास, ये वाली लूप रह गई है, ठीक है। तो इसके लिए फोर्स ऑन PS, दिस इज ILB साइन थीटा। अब थीटा बताइए यहाँ पर, तो करंट एलिमेंट हमारा इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो आपस में कितना एंगल बन रहा है? 180 का। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हेयर थीटा इज
180 एंड यू नो दैट जो साइन 180 होता है वो कितना होता है 0। तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो जो फोर्स PS पे लगेगा वो भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो फोर्स है ना आपका इस वाली डायरेक्शन में और इस वाली डायरेक्शन में तो बिल्कुल 0 लग रहा है। ठीक है, कौन सा फोर्स बच रहा है, कहाँ पे फोर्स बच रहा है, सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर फोर्स बच रहा है। ठीक है, तो एक तो PQ के लिए फोर्स और RS के लिए, इन दोनों पे फोर्स आ रहा है और इन दोनों की हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो डायरेक्शन निकालते हैं। अब डायरेक्शन के लिए लेफ्ट हैंड रूल करेंगे हम। यहाँ हो जाएगा फादर मदर चाइल्ड, है ना, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। चलिए अब हम PQ के लिए निकाल रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे हम इसको लाइन कर दें। ठीक है, ओके। करंट जो है हमारा उधर जा रहा है तो ये रहा हमारा करंट, करंट मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्स कहाँ लग रहा है नीचे की तरफ, ये देखिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करंट, ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्स कहाँ लग रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है यहाँ पे क्या है डाउनवर्ड, फोर्स की डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड। ठीक है, अब इसके लिए बात कर लेते हैं। इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर है, तो दोबारा से करंट इधर है, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है अपवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन क्या है अपवर्ड। ओके, तो अब देखिए, अब चारों फोर्सेस को ध्यान से देखिए, ये दोनों तो पहले ही 0 हो गए है ना, ये दोनों इक्वल हैं, एक डाउनवर्ड लग रहा है एक अपवर्ड लग रहा है, यानी कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, राइट। अगर ये डाउनवर्ड लग रहा है ये अपवर्ड लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, तो यानी कि यहाँ से हम कंक्लूजन दे सकते हैं कि जो नेट फोर्स है वो कितना है 0। इस पूरी लूप के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है 0, क्योंकि 2 पे तो ऑलरेडी 0 हो गया, जिन 2 पे फोर्स लग रहा था वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में आने की वजह से, तो नेट फोर्स कितना हो गया 0। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोई भी लीनियर मोशन नहीं है, कि ऐसे कोई मूव नहीं कर रहा, ठीक है, या ऐसे कोई मूव नहीं कर रहा, या ऐसे कोई मूव नहीं कर रहा, देयर इज नो लीनियर मोशन, कोई लीनियर मोशन नहीं, क्योंकि नेट फोर्स ही 0 हो गया। ठीक है, बट अब इस चीज को ध्यान से देखना, मैं मान लेती हूँ ये है, इस तरीके से है। ठीक है, ये है P पॉइंट, ये है Q पॉइंट, ये है R और ये है S। ठीक है, ये इस तरीके से है। अब PQ पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और RS पे अपवर्ड, तो अगर ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है तो ये ऐसे घूम जाएगी, है ना, ऐसे घूम जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी। ठीक है, तो अगर ये एंटी क्लॉक घूम जाती है तो यानी कि इस पे फोर्स तो नहीं लग रहा, लेकिन टॉर्क डेफिनेटली प्रोड्यूस हो रहा है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का मतलब होता है कि जब कभी भी कोई चीज रोटेट करने लग जाती है उसको हम बोलते हैं कि फोर्स मल्टीप्लाई जितना उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना वो मूव कर रहा होता है, तो वो तो फॉर्मूला अलग हो गया। टॉर्क कहने का मतलब कि जब वो रोटेट करने लग जाता है दैट इज अ टॉर्क। ठीक है, सीधा सीधा मोशन है दैट इज अ फोर्स, घूमने लग गया तो हम उसको टॉर्क कह देते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, राइट। तो अब यहाँ पे हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि वैसे तो नेट फोर्स तो है बिल्कुल 0, लेकिन घूम तो पक्का जाएगा, ये डाउनवर्ड है ये अपवर्ड है, दोनों सेम फोर्स लगे तो ये ऐसे घूमेगा, और घूमेगा यानी कि टॉर्क क्रिएट होगा, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ना इसको मान लेते हैं, इस PS को मान लेते हैं एक बार के लिए, ये नीचे वाला ना सिर्फ इसके ऊपर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें जो करंट है वो इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, इस PS को मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, तो ये है PS, ये रहा P और ये रहा S। ठीक है, अब P पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और S पे अपवर्ड फोर्स लग रहा है, तभी तो ये घूम रहा है ना। तो ये हो गया इसका डाउनवर्ड फोर्स और ये हो गया इसका ऐसे अपवर्ड फोर्स, यहाँ पे इसको लग रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि टॉर्क क्रिएट होगा, एंड टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो टॉर्क टाउ हो गया, फोर्स कितना लग रहा है F ही है। ठीक है, या सॉरी फोर्स कितना लग रहा था PS पे, ट्रिम लास्ट लाइन, फोर्स कितना लग रहा है, यानी कि इसको रोटेट कौन सा फोर्स कर रहा था, ये वाला फोर्स कर रहा है ना जो इनके ऊपर लग रहा है, तो वो कितना है ILB। ठीक है, ILB।
इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये है फोर्स का और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक PS कितना है, दैट इज द ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है B है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं B। तो टाउ कितना हो गया IL स्मॉल b इंटू कैपिटल B। नाउ व्हाट इज दिस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है एरिया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे हम टाउ I इसकी जगह पे एरिया और इंटू क्या लिख सकते हैं B लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज A इज द एरिया, नहीं एरिया वेक्टर आएगा यहाँ पे, A इज एरिया वेक्टर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, जो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये अगर प्लेन है तो ये इसके परपेंडिकुलर ऐसे है, राइट। तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में, है ना, IA क्रॉस B, है ना, और A क्रॉस B क्या हो जाएगा साइन थीटा, और अभी थीटा क्या है 90 डिग्री है। कैसे 90 डिग्री है, एरिया वेक्टर अभी यहाँ पर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर है ना। तो अभी तो ये चीज ऐसी है, एरिया वेक्टर ये रहा और ये यहाँ रहा। अभी जैसे इसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हुआ था अभी ये हुआ, ठीक है। अब जैसे ही फोर्स लग गया, ठीक है, ये लग गया, अब फोर्स लग गया तो अभी क्या हो जाएगा, ये ऐसे इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इस केस को ले लेते हैं कि जैसे ही ऐसे टिल्ट होता है तो अब क्या होगा, तो अब ये लूप ऐसे टिल्ट हो गई, है ना, ऐसे घूम गई। अब इसको मैं ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर, अब मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूंगी, ध्यान से देखना इसको, तो ये रही घूम गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है अभी भी ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर फोर्स अभी भी नीचे की तरफ लग रहा है, ये अगेन P है, ये S है, ये ऐसे है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है B, तो यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब जैसे ये घूम गई तो अब मुझे क्या चाहिए, अब दोबारा से मुझे टॉर्क निकालना है, ठीक है। अगेन टॉर्क क्या होगा आपका, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो नहीं रहा, है ना, क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब इसको हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ये आ जाएगा यहाँ से, ये आएगा यहाँ से, तो ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो लेट इट बी x, लेट इट बी x, तो ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। तो यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज x हो जाएगा, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, अगेन यू नो दैट इज ILB, यही था, इंटू x। नाउ हमें x की वैल्यू चाहिए, है ना। पहले तो क्या था, पहले हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, पहले जब अभी जस्ट इनिशिएट ही किया था तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा B ही आ रहा था, ठीक है। लेकिन अभी हमने यहाँ पर x माना है, तो अब हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, जैसे ही हमने इसको घुमाया, ये देखो जैसे ये था, ठीक है, पहले ये ऐसे पड़ा हुआ था, तो एरिया वेक्टर कैसे था, ऐसे था, परपेंडिकुलर था, है ना, ऐसे लगा लो चाहे नीचे की तरफ लगा लो, दोनों तरफ सेम ही बोलते हैं कि एरिया वेक्टर आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, एरिया वेक्टर आप नीचे की तरफ भी मान सकते हो, ठीक है। अब जैसे हमने इसको ऐसे घुमा दिया, ये देखो ऐसे घुमा दिया, अब इसका एरिया वेक्टर कैसा आएगा, इस तरीके से आएगा ना, पहले ऐसे था, ठीक है, पहले ऐसे था, ऐसे। अब जैसे हमने इसको ऐसे घुमा तो एरिया वेक्टर ऐसे घूम जाएगा इसका परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इसको एरिया वेक्टर को यहाँ से ऐसे ड्रॉ करती हूँ, तो ये रहा इसका एरिया वेक्टर, ठीक है। ये अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ यहाँ से, और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अभी ऐसी ही है, ऐसी ही तो है ना, तो ये रही हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से। तो हमारा जो एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब उसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। पहले कितना बन रहा था, पहले दोनों के दोनों क्या थे, परपेंडिकुलर थे, है ना, तो 90 डिग्री बन रहा था। अभी इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है थीटा, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड और ये रहा एरिया वेक्टर। ये तामझाम हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये x की वैल्यू निकाल सकें, ठीक है, ओके। तो देखो अब ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या हो जाएगी 90 डिग्री, ठीक है। अब ये है आपका पूरा का पूरा लूप, ये 90 था तो ये भी कितना होगा 90, इफ इट इज थीटा तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। इसको मैं एक बड़ा सा बना के दिखाती हूँ साइड में, इस चीज इस पोर्शन को ध्यान से देखना, दोबारा से बड़ा सा बना के दिखा रही हूँ आपको, ये देखना इस चीज को ऐसे। यहाँ पे थोड़ी सी आपकी मैथमेटिक्स यूज होगी, इस चीज को देखना, ठीक है। ये 90
ये टोटल 90, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये 90 है, ये भी 90 है। अब इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करती हूँ, इस वाले ट्राइंगल में अगर ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, इट इज थीटा। तभी तो जब इन सबको प्लस करोगे तो कितना आना चाहिए 180। मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रही हूँ जो रेड से मैं मार्क कर रही हूँ, इस वाले ट्राइंगल की, ठीक है। दोबारा से देख लो एक बार, ये 90 था, ठीक है, ये थीटा था, ओके, ये टोटल 90 था, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ये भी 90 था। फिर हमने ये ट्राइंगल उठा लिया जिसमें मैंने रेड से मार्क कर रही हूँ सिर्फ, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बन जाता थीटा। तभी तो इन सबको प्लस करो, क्या आएगा थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90, तो ये खत्म होकर कितना आ गया 180, दैट्स व्हाई इट इज थीटा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको मेंशन कर देते हैं कि हमने ये निकाल लिया, ये आ जाएगा आपका थीटा आ जाएगा, ओके। अब देखो, जब आपका ये एंगल एस वाला जो है ये आपका थीटा आ गया है, अब थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, ठीक है, और 90 के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस है हमारे पास, परपेंडिकुलर हमें चाहिए था, तो क्या बोलेंगे हम इसको साइन थीटा। क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर है x, हाइपोटेनियस है b, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू x बाई बी, क्रॉस मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी आ गई b साइन थीटा, ये आ गया आपके पास। अब इसी को ही आप यहाँ पे पुट कर दोगे, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई एल बी, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा b साइन थीटा। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, आई एल के साथ स्मॉल b कैपिटल B साइन थीटा। अगेन ये दोनों मिला के क्या बनते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होती है एरिया, यानी कि एरिया वेक्टर। तो आई ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा 90 नहीं, यानी कि एरिया वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच में कुछ एंगल थीटा बन रहा है, 90 नहीं है ना, जैसे वो घूम गया। तो अब यानी कि अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, आई ए क्रॉस बी, ठीक है। एंड जब इसको नॉर्मल लिखेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, थीटा यानी कि जितना भी थीटा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया क्या इसका टॉर्क, राइट। तो जैसे हमने यहाँ पे टॉर्क निकाल लिया, अब इस टॉर्क की डायरेक्शन निकालते हैं। तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी, राइट। अब ए क्रॉस बी की कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कैसे निकालते हैं डायरेक्शन, इस चीज को ध्यान से देखिए। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे a क्रॉस b है तो a वेक्टर यानी कि फर्स्ट वेक्टर की तरफ हम अपनी क्या रखेंगे, इस तरीके से फिंगर्स रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और सेकंड वेक्टर की तरफ हम इसको क्या करेंगे, कर्ल करते हैं। तो हम ऐसे देखो, ये a वेक्टर यहाँ पे हमने ऐसे अपनी फिंगर्स रखी, अब ये b वेक्टर दूसरा है तो इसकी तरफ हम ऐसे क्या करेंगे, ऐसे कर्ल करेंगे। तो यहाँ पे यहाँ की तरफ जा रहे हैं तो आप हमारा थंब दे पा रहे हैं, थंब किस तरफ आ रहा है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b आउटवर्ड। एंड a क्रॉस b की अगर आउटवर्ड डायरेक्शन है तो टॉर्क की भी क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। तो हम कहेंगे कि जो a क्रॉस b की डायरेक्शन जो हमारी ऐसे आउटवर्ड की तरफ आई है वही हमारी टॉर्क की डायरेक्शन है। अब टॉर्क की डायरेक्शन आउटवर्ड का मतलब क्या हुआ, आउटवर्ड का क्या मतलब होता है, टॉर्क का मतलब होता है, अब हम यहाँ से जैसे जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन से हम बताएंगे कि यहाँ पर कहाँ पर वो रोटेट करेगा। अब जैसे आउटवर्ड डायरेक्शन ये है, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन ये है, तो अब जो हमारी कॉइल है वो रोटेट कैसे कर रही होगी, तो यहाँ पर हम टॉर्क कैसे रखेंगे, जहां पर हमारी फिंगर्स ऐसे कर्ल कर रही होंगी। अब देखो हमारी फिंगर्स ऐसे कर्ल कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो जो हमारी जो कॉइल है वो कैसे घूमेगी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो हमने यहाँ पर नोटिस पहले ही किया था कि यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ फोर्स डाउनवर्ड लग रहा था, यहाँ पे फोर्स अपवर्ड लग रहा था। तो टॉर्क हमारा यहाँ पर है, ठीक है, इस डायरेक्शन। तो ये कैसे घूमेगी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। कैसे घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज। और अब हम इसी एक्सप्रेशन को लिख देते हैं, तो हम लिख देंगे कि जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड की तरफ होगी एंड जो लूप है वो कैसे घूम रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होगी, राइट। नाउ अब जैसे हमने ये लिख दिया है तो अब हम इसका मैग्नीट्यूड दोबारा से लिख देते हैं। तो टॉर्क आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। अब ये हो गया सिर्फ एक लूप के लिए, है ना, एक लूप के लिए। अगर ऐसे ही 10 और मैं कर देती, 10 टर्न्स कर देती तो 10 मल्टीप्लाई हो जाता, n टर्न्स कर दूंगी तो n मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं फॉर n टर्न्स
n टर्न्स के लिए हम क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, NIA B साइन थीटा। तो आपको कहीं देखा देखा लग रहा है NIA, यस, क्या होता है NIA, दिस इज M होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट, NIA विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं, मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब है कि कितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, जैसे कि नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ज़्यादा करंट ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ज़्यादा एरिया ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब यही होता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट इंटू बी, और साथ में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो ये आ गया आपका टॉर्क का रिलेशन विद मैग्नेटिक मोमेंट। इसको फिर से हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, एम बी साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा, एम क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है, मैग्नेटिक टॉर्क या मैग्नेटिक डायपोल के साथ इसका कनेक्शन। अगर आपको याद हो, ये तो चलो मैग्नेटिक की बात होगी, अगर आपको याद हो तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने सेम ऐसा रोल पढ़ रखा है कि डायपोल का कनेक्शन हमने देखा था इलेक्ट्रिक डायपोल से इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो बिल्कुल सेम ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर हो गया टॉर्क, यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल, यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बिल्कुल सेम कनेक्शन है, बिल्कुल एनालॉगस, बिल्कुल सेम कनेक्शन है। अगेन आप यहाँ पर देख सकते होगे जैसे कि यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल है, तो ये मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, तो मैग्नेटिक डायपोल क्या है आपका, मैग्नेटिक डायपोल इनटू जो है मैग्नेटिक फील्ड, वही डायरेक्शन जो होगी वही टॉर्क की डायरेक्शन है, वही मैग्नेटिक जो डायपोल है उसको क्या है, एरिया वेक्टर, राइट। तो यानी कि एम क्रॉस बी की भी वही डायरेक्शन है, वैसे ही निकालेंगे हम। क्या होता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते होगे कि जैसे कि ये प्लेन है, ये है, तो यही मैग्नेटिक डायपोल का यही रहेगा, ऐसे फर्स्ट क्रॉस बी करके ये, तो यही है इसकी मैग्नेटिक डायपोल की भी डायरेक्शन वही है, वही टॉर्क की डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम है, जिसको हमने किससे रिलेट करवाया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेट करवाया है। तो अब हम यहाँ पे कुछ इसके स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं, स्पेशल केसेस। तो हमने यहाँ पर एक तरीके से ये तो पता चल गया कि हमारे पास जो टॉर्क है उसका जो जनरल फॉर्मूला निकल के आया है वो कितना निकल के आया है हमारे पास, आई ए क्रॉस बी, यानी कि हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। अब थीटा जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि थीटा कुछ भी हो सकता है कि एरिया वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा, और वो थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉर्क हमारा मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, 1 पे होता है ना, जब 1 पे होता है। तो साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा हमारा कितना होता है, यस 90 डिग्री। तो थीटा जब 90 डिग्री होगा देन हमारा टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब 90 डिग्री का क्या मतलब है कि एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि ये कॉइल है, ठीक है। अब इसका जो एरिया वेक्टर है वो कहाँ, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो एरिया ये, तो एरिया वेक्टर क्या होता है उसके बिल्कुल प्लेन के आउटवर्ड की तरफ होता है, तो ये एरिया वेक्टर, ठीक है। ये हो गई क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो अब दोनों में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो जब दोनों में एंगल 90 डिग्री बन रहा है यानी कि हमारी कॉइल ऐसे प्लेस्ड है देन हम कहेंगे कि जो उसके ऊपर टॉर्क लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, मैक्सिमम लग रहा होगा, ठीक है। और मिनिमम कब होगा, मिनिमम मतलब कि 0 कब होगा, जब हमारा साइन 0 होगा। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन साइन 0 इज इक्वल टू 0, देन टाउ जो होगा वो मिनिमम होगा और वो कितना होगा आपका 0 हो जाएगा, यानी कि वहां पर रोटेट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अब ये कब हो सकता है, थीटा 0 कब होगा, जब एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल क्या हो, 0 हो, यानी कि जब ये कॉइल हमारी इस तरीके से प्लेस्ड होगी, ये देखिए इसको आप ऐसे समझिए जैसे ये कॉइल है, ये हमारी अगर ऐसे प्लेस्ड होगी तो इसका एरिया वेक्टर यहाँ आएगा ना, आउटवर्ड की तरफ एरिया वेक्टर यहाँ आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी यहीं पर ही है, तो एरिया वेक्टर भी यही है, मैग्नेटिक फील्ड भी यही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। तो 0 पुट करने पर टॉर्क जो हो गया वो कितना हो गया, 0। 0 का मतलब क्या है,
इस ज़ीरो का मतलब ये है कि अब इसके ऊपर कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा, दैट मीन्स कि वो रोटेट नहीं कर रहा। जैसे ही यहाँ पर आएगा, जब यहाँ पर था तो इसको रोटेट कर रहा था वो, ठीक है, रोटेट कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो इस पोजीशन में आता है तो अब वो रोटेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि टॉर्क जो हो गया वहाँ पे क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं, जब टॉर्क क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, जब उसके ऊपर अब कोई भी ऐसे टॉर्क नहीं लग रहा, वो रोटेट नहीं कर रहा, ठीक है। अब मान लो कि जैसे कि यहाँ पर हमने ऐसे रखा हुआ था कॉइल, ठीक है, तो हमने तो यहाँ पर माना एक तरीके से, ठीक है, तो एरिया वेक्टर हम यहाँ पर भी तो मान सकते थे, है ना। एरिया वेक्टर अगर मैं यहाँ मानती, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होती, अब इनके बीच में एंगल कितना होता, 180 का, राइट। तो 180 पे भी क्या है, 180 भी क्या होता है, साइन 180 भी क्या होता है, जीरो ही होता है, तो यानी कि टॉर्क तब भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंस यही रहेगा कि इसके अंदर सेम डायरेक्शन है, उसके अंदर क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये है इसका मतलब। तो ये थे इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल केसेस। अब हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। लेट अस डिस्कस दोस। तो हमारे पास एग्जाम्पल 4.11 है। क्या कह रहा है, 100 टर्न क्लोजली बाउंड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल एंड व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल। तो सबसे पहले तो हम यहाँ तक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे हमें अलग से एक कंडीशन दे रखी है। उन्होंने बोला है कि एक सर्कुलर कॉइल है जिसको हमने 100 टर्न्स दे रखे हैं, उस कॉइल का जो रेडियस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर का है, और उसके अंदर करंट इतना जा रहा है। हमें बताना है कि उसके फील्ड सेंटर पे कितनी होगी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे, फिर उन्होंने बोला व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल, तो फिर उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ए पार्ट। तो जब हमें कॉइल दी होती है, सर्कुलर कॉइल है इस तरीके से, ऐसे सर्कुलर कॉइल है, इसके सेंटर में अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है तो हमें फॉर्मूला पता है इसका। क्या पढ़ा था हमने शुरू में, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, एंड फॉर n टर्न्स हम n से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, इसकी हम वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, म्यू नॉट की क्या वैल्यू होती है हमें पता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू हमें पता थी 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10⁻⁻7 इंटू 4 पाई, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, एंड करंट कितना है आपके पास 3.2, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 100 डिवाइड में 2, और रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, दैट कैन बी रिटन एज 0.1 मीटर, ठीक है। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला, ठीक है, ये आ जाएगी आपके पास। अब अगर इसके डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो क्या डायरेक्शन होगी, यहाँ पे हमें करंट की डायरेक्शन नहीं दी हुई है, ठीक है। एज हमें करंट की डायरेक्शन नहीं दी है, लेकिन अगर मान लो हमें करंट की डायरेक्शन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज दी होती, ठीक है, तो हम क्या करते, यही रूल अप्लाई करते। ये रूल जो ना बहुत कन्वीनियंट है। अगर हम इसको अगर हमारे पास ऐसे होता है ना कि अगर एक कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर है, तो यहाँ पर करंट जा रहा है, तो वहाँ पे हम थंब रख लेते हैं, और जहाँ पे फिंगर्स कर्ल करते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हमें कॉइल दी होती है, तो जिस डायरेक्शन में कॉइल मूव कर रही होती है उसी डायरेक्शन में हम फिंगर्स मूव करते हैं, और थंब हमारा क्या बता देता है, मैग्नेटिक फील्ड बता देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आउटवर्ड की तरफ आएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर जो करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज होती तो हम फिंगर्स को ऐसे टर्न करती, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, ऐसे अंदर की तरफ इनवर्ड होती, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब पार्ट करते हैं इसका बी। अब हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का हमने अभी भी फॉर्मूला पढ़ा था, मैग्नेटिक मोमेंट क्या निकला था, NIA, ठीक है। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, राइट, एंड करंट कितना है 3.2, एंड एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर मतलब कि रेडियस हमें 0.1 इंटू 0.1। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10, और यूनिट्स क्या लगाएंगे, करंट की एम्पियर और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगी मैग्नेटिक मोमेंट की
एक तरीके से मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, इसकी डायरेक्शन की बात करें तो मैग्नेटिक मूवमेंट की भी वही डायरेक्शन रहेगी जो किसकी रहती है, आपकी फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे एरिया वेक्टर है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वहां पर वही होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की। तो आप यहाँ पे देखो, ये कॉइल है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ रहेगा, इस तरफ रहेगा ना, परपेंडिकुलर रहेगा, तो यही डायरेक्शन रहेगी इसकी भी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की भी डायरेक्शन यही रहेगी। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, तो नेक्स्ट अब आपके पास आता है, इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, तो ये रही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। सेम इसको जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी आप ऐसे ही बता सकते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये हो गया इसका बी पार्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। A coil is placed in a vertical plane and is free to rotate about the horizontal axis, which coincides with its diameter. A uniform magnetic field of 2 Tesla is horizontal direction exists such that the axis of the coil is in the direction of the field. The coil rotates through the angle of 90 degree under the influence of the magnetic field. So, what are the magnitude of the torques on the coil in the initial and the final position? पहले तो हम यहाँ तक करते हैं इसको मतलब समझो ये क्या कह रहा है सी पार्ट में। तो जैसे कि हमारे पास ये कोई कॉइल है, इसको हमने वर्टिकल ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो ऐसे ऐसे हैं, इस डायरेक्शन में, इधर है सारी के सारी, यहाँ पे है, इधर है, यहाँ है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली यहाँ पर है, और जो कॉइल है वो ऐसे है। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है हमारी कॉइल। ठीक है, और यहाँ है सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपको कॉइल समझ में आ रही है? ये ऐसे नहीं पड़ी है कॉइल, ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं पड़ी है, ये कॉइल ऐसे पड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा, और ये सारी रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो इनिशियली ऐसे पड़ी है, तो जैसे इनिशियली ऐसे पड़ी है, इसके ऊपर टॉर्क लगता है और ये 90 डिग्री पे घूम जाती है। ठीक है, अब ये 90 डिग्री पे कैसे घूमेगी? घुमा दो इसको 90 डिग्री पे, यूं घूम जाएगी 90 डिग्री पे। तो ये दो तरीके से घूम सकती है। अगर ऐसे पड़े 90 पे घुमाना है, आप या तो इसको ऐसे भी घुमा सकते हो 90 डिग्री पे, या फिर ये 90 डिग्री पे ऐसे भी घूम सकती है। दोनों तरफ ही 90 डिग्री है। अगर ऐसे खड़ी है, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। दोनों ही केसेस हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये ऐसे खड़ी हुई है, तो हमने इसके लिए क्या बताना है इसका, वट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टॉर्क बताना है। तो चलो पहले इनिशियल पोजीशन के लिए हम टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क की क्या होती है? आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले तो हमें पता है इसके जो ए बी के बीच में होता है ना एंगल थीटा। ठीक है, तो ए क्या है आपका? एरिया वेक्टर। तो जब यहाँ पे हमने ऐसे रखा हुआ है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? ऐसे होगा ना, इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड यहाँ होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही है। तो दोनों ही के बीच में, एरिया वेक्टर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, दोनों ही पैरेलल है, तो दोनों का एंगल कितना बन जाएगा? थीटा क्या हो जाएगा? 0। एंड साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। तो टॉर्क इनिशियली कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको 90 पे घुमा दिया। अब 90 पे घुमा दे, या तो इसको ऐसे घुमा दो, ये घुमा दिया हमने। ठीक है, जब हमने इसको ऐसे घुमाया तो अब आप इसका एरिया वेक्टर ऐसे भी ले सकते हो, है ना। एरिया वेक्टर आप ऐसे भी ले सकते हो। दोनों तरफ अगर आप एरिया वेक्टर ऐसे लेते हो, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, तो अब यहाँ क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो 90 डिग्री हम लगाएंगे यहाँ पर, तो फाइनली टॉर्क फाइनली क्या होता के लिए क्या हो जाएगा? थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एंड साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो टॉर्क फाइनली कितना हो जाएगा? आई ए बी। ठीक है, तो अभी हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, बट मैं दूसरा केस भी आपको समझा देती हूँ कि अगर हमने जैसे यहाँ से इसको ऐसे घुमाया था तो 90 हो गया, तो अगर यहाँ से ये ऐसे रोटेट करती, ये भी तो 90 डिग्री थी, है ना, यहाँ से रोटेट करती, तो अब भी तो एरिया वेक्टर यहीं पर ही आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है। ठीक है, तो भी क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो हमने जैसे 90 डिग्री पे घुमाया तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बना वो 90 डिग्री बना। अब हम इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिलेगा F is equal to I is 3.2 area pi r square, और मैग्नेटिक फील्ड हमने फर्स्ट केस में निकाली थी, वो भी लिख देते हैं, दैट इज 2 × 10⁻³ इस पूरे को फाइनली टॉर्क हमारे पास कितना निकल के आएगा सॉल्व करके? दिस विल बी 20 न्यूटन मीटर। इसको सॉल्व करके ये आएगा हमारे पास। लेकिन यहाँ पे हमने एक मिस्टेक करी है। क्या मिस्टेक करी? कि हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट करी है 2 × 10⁻³ जो हमारे यहाँ पे आई थी। ठीक है,
जबकि हमें दिया क्या हुआ है, ये हमारा सी पार्ट है और सी पार्ट के लिए ये हमें दे रखा है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, 2 टेस्ला। ठीक है, तो सी पार्ट में हमें 2 टेस्ला दे रखी है, तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका सी पार्ट। चलिए करते हैं नेक्स्ट डी पार्ट। What is the angular speed acquired by the coil when it has rotated by 90 degree? The moment of inertia of the coil is 0.1 kg meter square. तो वो बोल रहे हैं कि जैसे कि हमने इस कॉइल को जब हमने 90 पे घुमाया, ठीक है, ऐसे 90 पे घुमाया, ऐसे घूमी, चाहे वो मान लो चाहे ऐसी थी, ऐसे घूमी, तो किसी न किसी एंगुलर स्पीड से घूमी होगी, है ना, किसी न किसी एंगुलर स्पीड से घूमी होगी। तो वो कितनी है, तो ये रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड, डी पार्ट कर रहे हैं हम उसका, ये रही मैग्नेटिक फील्ड और ये रही आपकी ऐसे कॉइल। ठीक है, इस कॉइल को हमने ऐसे घुमाया, जब वो घूमी तो कितनी एंगुलर स्पीड से घूमी, राइट। तो हमें अभी तक एंगुलर स्पीड का तो कुछ नहीं पता है ना, अभी तक तो हमें सिर्फ इतना पता है कि जो टॉर्क है उसका फॉर्मूला हमने पता है क्या, कि I/A/B साइन थीटा होता है, और I A किसके इक्वल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको मैग्नेटिक मोमेंट लिख सकते हैं, तो MB साइन थीटा होता है। ठीक है, एंड अब और इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, और हमें क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है व्हाट आर द एंगुलर स्पीड पूछी है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे हाँ, हमें टॉर्क का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक रिलेशन हमें याद है फ्रॉम 11th क्लास, कि टॉर्क जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा होता है ना। व्हाट इज अल्फा, अल्फा होता है आपके पास एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, अब थोड़ी सी होप लग रही है कि अगर एंगुलर एक्सेलरेशन आ रही है इसके साथ, तो वहां से हम एंगुलर स्पीड भी निकाल सकते हैं, है ना। और आई क्या होता है आपके पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये होता है। ठीक है, अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन, अब एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या कनेक्शन है आपका एंगुलर स्पीड के साथ, तो वो हमें भी पता है, क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर स्पीड अपॉन में एंगुलर बाय टाइम, यही होता है। ठीक है, पहले तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आई अल्फा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब आई अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा, एंगुलर स्पीड, चेंज इन एंगुलर स्पीड अपॉन में चेंज इन टाइम, दैट इज एम बी साइन थीटा। ठीक है, अब अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ पर तो थीटा आ रहा है और यहाँ पर डी टी है, तो हम क्या करें, हम या तो दोनों तरफ डेरिवेटिव सेम होने चाहिए, है ना, यहाँ पर डी थीटा आ जाता, यहाँ पे भी हो जाता है डी थीटा, तो हम दोनों तरफ डेरिवेटिव सेम होते तो हम इंटीग्रेशन कर सकते थे। कोई बात नहीं, हम अब भी करने की कोशिश करेंगे, कैसे, कुछ थोड़े से मैथमेटिक्स रूल लगाएंगे हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं डी थीटा एंड डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो कोई बड़ा डिफरेंस तो नहीं आएगा, है ना, डी थीटा बाई डी थीटा। ओके, अब देखो क्या करेंगे हम, अब मैं आई डी डब्ल्यू, ठीक है, ये डी थीटा मैं इधर कर दूंगी, ये डी टी मैं इसके साथ कर देती हूँ, डी थीटा बाई डी टी, तो ये हो जाएगा एम बी साइन थीटा। ठीक है, अब ये यहाँ पर थीटा क्या होता है, थीटा होता है आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, यस, एंगुलर स्पीड हो जाएगा, दैट इज ओमेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी की जगह पे ओमेगा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा डी डब्ल्यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो अब मैं डी थीटा इधर ले जाते हैं, आई ओमेगा डी ओमेगा एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो अब ये एक्सप्रेशन आने के बाद नाउ आई कैन टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, है ना, यहाँ पे ओमेगा ये डी ओमेगा के साथ हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ थीटा ये डी थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली जो हमें चाहिए वो हमारे पास आ भी रहा है, राइट। तो अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसका हम, इंटीग्रेटिंग, तो हमारे पास आया था आई ओमेगा डी ओमेगा एम बी साइन थीटा डी थीटा। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इन्होंने कितना घुमाया है,
इनिशियली 0 था और कितना घुमाया, रोटेटेड बाय 90 डिग्री, तो थीटा घुमा है 0 to 90 डिग्री घुमा है, ठीक है। अब यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा ओमेगा डी ओमेगा इक्वल्स टू, यहाँ पे m एंड b कॉमन, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 0 to 90 डिग्री साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब ये आपको याद होना चाहिए कि जब हमने डिफरेंस इंटीग्रेशन करी थी तो क्या करते हैं हम ऐसे इंटीग्रेशन, x dx की फॉर्म में क्या होता है, x की पावर अगर यहाँ पे n है तो n+1 अपॉन में n+1, ठीक है। यहाँ पर 1 है तो 1+1 2/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा i ओमेगा का स्क्वायर अपॉन में 2, यहाँ हो जाएगा mb, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 90 तक, ठीक है। तो i ओमेगा स्क्वायर बाय 2, ये माइनस बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस, पहले पुट कर देते हैं लिमिट 90, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर i ओमेगा स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस एम बी, एंड कॉस 90 इज 0 एंड कॉस 0 इज 1, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, i ओमेगा स्क्वायर अपॉन में 2 एम बी आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा कितना निकल के आएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2mb अपॉन में i, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा, रूट 2 इंटू m इज मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, कितना निकाला था हमने मैग्नेटिक डायपोल, 10 निकाला था, तो यहाँ 10 पुट कर देते हैं, ठीक है, दिस इज 10। मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकली थी, मैग्नेटिक फील्ड हमारी 2 इंटू 10 की पावर -3 निकली थी, तो 2 इंटू 10 की पावर -3, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कितना दे रखा है, 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे कर देते हैं, जैसे ओमेगा कितना आ जाएगा, रूट 2 2 ज़ा 4 इंटू, एक और 0 ऊपर चली जाएगी, ठीक है, एंड तो यहाँ पे 2 है, ये ऊपर चला जाएगा, पॉइंट हटा के ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 100 इंटू 2, सॉरी ये हो जाएगा 400, तो रूट से बाहर आएगा, होगा 20, एंड ओमेगा एंगुलर स्पीड के लिए क्या आ जाएगी, रेडियन पर सेकेंड, ये आ जाएगी इसकी SI यूनिट, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 2.11। चलिए करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अब करते हैं एग्जाम्पल 4.12। क्या कह रहा है, अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, कैन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सेट अप इन सच अ मैनर दैट द लूप टर्न्स अराउंड इटसेल्फ, दैट इज टर्न्स अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। वो कह रहे हैं कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम एक करंट कैरिंग लूप को ऐसे रखें, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम कुछ इस तरीके से मैनेज करें कि ये लूप ऐसे घूमे, लूप्स टर्न्स अराउंड इटसेल्फ, ऐसे ऐसे घूमे, ऐसे ऐसे। अभी तक क्या हो रहा था, लूप या तो ऐसे घूम रही थी, ठीक है, या ऐसे घूम रही थी, ठीक है, क्या ऐसे अपनी एक्सिस पे घूम पा रही थी, नहीं ऐसे तो नहीं घूमी थी, हमने अभी तक ऐसा कोई केस नहीं देखा। तो देखते हैं कि क्या हम कभी ऐसा कर सकते हैं कि हम इस लूप को ऐसे से घुमा दें, कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हम लगा सकते हैं। तो देखो, जब भी हम ऐसे से करेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि इसका जो टॉर्क है वो कहाँ है, अपवर्ड। कैसे, ऐसे घुमाना है हमको इसको, तो हमारी जो फिंगर्स हैं ऐसे रोटेट करेंगे और जो थंब है वो ऐसे डायरेक्शन देगा किसका, टॉर्क का, ठीक है। तो ऐसे घुमाना है, ये हो गया तो टॉर्क हो गया, ये तो टॉर्क होना चाहिए हमारा आउटवर्ड की तरफ, ठीक है। ऑल्सो कॉइल हमने ऐसे रखी हुई है, एंड कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, इसके आउटवर्ड परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर, तो वो भी क्या होगा, आउटवर्ड होगा, राइट। तो देखिए, तो हमने सर्कुलर लूप को घुमाना है कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिसमें टॉर्क भी ऊपर की तरफ है एंड एरिया वेक्टर भी ऐसे ऊपर, मतलब कि आउटवर्ड है, आउटवर्ड ऐसे आउटवर्ड है, अपवर्ड नहीं है, ये आउटवर्ड है, ठीक है। तो हमें टॉर्क कैसा चाहिए, आउटवर्ड, तो ये टॉर्क भी हमें चाहिए आउटवर्ड होना चाहिए, एरिया वेक्टर ऑलरेडी आउटवर्ड है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, क्या कहता है फॉर्मूला, टॉर्क I A क्रॉस B
है ना। तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वही इसकी होनी चाहिए, राइट। अब ये आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड है। अब बी मैग्नेटिक फील्ड की किस तरीके से हम इसकी अरेंजमेंट करें, इस तरीके से इसको एडजस्ट करें कि ये टॉर्क आउटवर्ड आए, ठीक है। तो हमें इसको मैनेज करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो एरिया वेक्टर है वो आउटवर्ड की तरफ है, ऐसे बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर की तरफ मान रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एरिया वेक्टर। तो ये आ रहा है टॉर्क, ये वाली डायरेक्शन आ रही है, जबकि हमें कहाँ चाहिए, टॉर्क आउटवर्ड चाहिए, है ना। सिमिलरली अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये लेती हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये लेती हूँ, अच्छा, तो ये ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी कि जो फील्ड लाइंस हैं मेरी, जो फिंगर्स हैं वो कहाँ पे कर्ल होनी चाहिए, फील्ड लाइन की तरफ कर्ल होनी चाहिए, है ना। तो मैं इसको ऐसे रख सकती हूँ, एरिया वेक्टर को ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तरफ ऐसे होनी चाहिए कर्ल। तो अब ये जो टॉर्क है वो कैसा जा रहा है, अपवर्ड ये अपवर्ड जा रहा है। तो ये इस टाइम पे टॉर्क कहाँ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, जबकि हमें कहाँ चाहिए, टॉर्क आउटवर्ड चाहिए, है ना। तो जब हम ऐसे कर रहे थे तो ये टॉर्क इधर की डायरेक्शन हो रही थी, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है टॉर्क आउटवर्ड की, है ना। जब हम इसको ऐसे कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अब ये इसकी टॉर्क की डायरेक्शन है अपवर्ड की तरफ, ठीक है। लेकिन हमें कहाँ चाहिए, हमें भी अभी भी आउटवर्ड ही चाहिए। तो ये हो गया एरिया वेक्टर, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड, ये होगा टॉर्क। तो यहाँ पे भी नहीं बात बन रही। यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया एरिया वेक्टर, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया टॉर्क नीचे की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड नीचे लगाओ तो भाई ये घूम जाते हैं, ऐसे घूम जाते हैं ऐसे, तो ये टॉर्क इधर लग रहा है। तो किसी भी तरीके से कहीं भी मैंने देख लिया, हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड किसी भी तरीके से एडजस्ट कर लो, टॉर्क हमारा आउटवर्ड नहीं आ रहा। तो टॉर्क आउटवर्ड नहीं आ रहा, दैट मीन्स हमारी जो ये है, जो कॉइल है वो हमारी इस तरीके से रोटेट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो हम इसका आंसर को कैसे लिखेंगे, तो वी विल राइट नो मतलब कि हम मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट नहीं कर पाए। तो उन्होंने लिखा था ना कि कैन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सेटअप, तो हम कह रहे हैं नहीं, बिकॉज टॉर्क जो होना चाहिए वो मस्ट बी आउटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए फॉर द लूप टू टर्न अराउंड द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस में घूमने के लिए उसको टॉर्क को आउटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। हेयर एरिया वेक्टर इज ऑल्सो इन आउटवर्ड डायरेक्शन, बट मैग्नेटिक फील्ड कुड नॉट बी एडजस्टेड इन सच अ वे दैट ए क्रॉस बी कैसा रिजल्ट आए उसका आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो हम बी को हम इस तरीके से एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो उसका आउटवर्ड आना चाहिए। तो ये था इसका ए पार्ट। चलिए करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट कह रहा है अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज लोकेटेड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। If the loop is free to turn, what is its orientation of stable equilibrium? Show that in this orientation, the flux of the total field, that is the external and the field produced by the loop is maximum. तो एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, उसको हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने कहीं रख दिया है। अब लूप जो है, लूप इज फ्री टू टर्न, वो कहीं भी टर्न कर सकती है। अब आपने उसकी टर्न होने का बताना है कि किस डायरेक्शन में वो टर्न करे सो दैट मैक्सिमम फ्लक्स हो, किस डायरेक्शन में, उसका मतलब हो रहा है किस ओरिएंटेशन में वो मूव करे सच दैट उसमें से मैक्सिमम फ्लक्स जाए। इसका क्या मतलब है, इसको ध्यान से देखिए। अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड मान लो ये है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये है, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं लूप को यूं प्लेस कर देती हूँ, ऐसे प्लेस कर देती हूँ, ऐसे ऊपर की तरफ रखा हुआ मैंने, ठीक है, तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसे चली गई, इसके अंदर से कोई पास करके गई है नहीं। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जो जितनी ज़्यादा पास कर जाती है उतनी ही उसका मैक्सिमम फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है तो इसमें से तो मैक्सिमम पास कर गई, कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। इसकी खुद की जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो ऐसे से पास कर रही होंगी, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो इसके अंदर जो फ्लक्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से होगा। ये एक्सटर्नल वाली तो सारी चली गई, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे प्लेस करती हूँ, ऐसे प्लेस करती हूँ, तभी सारी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बी एक्सटर्नल जो है, जो सारी की सारी लाइंस इसमें से पास करेंगी, और इसके खुद के जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो तो इसमें से पास कर ही रही हैं, ठीक है। तो यानी कि जब मैं इसको इस तरीके से प्लेस करूंगी तब इसका मैक्सिमम फ्लक्स होगा,
राइट। और किसी भी डायरेक्शन में देख लो, ऐसे डायरेक्शन में देखोगे तो भी कम आएगा, ऐसे देखोगे तो भी कम आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही पॉसिबल है। तो जब इसको हम ऐसे रख रहे हैं तो कौन सी ओरिएंटेशन है इसकी, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ये होगा एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है, दोनों के दोनों पैरेलल है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा कितना, 0। 0 का मतलब क्या है कि टॉर्क जब हम अप्लाई करेंगे तो दैट इज IAB साइन थीटा 0 यानी कि ये 0 हो जाएगा, तो टॉर्क हो जाएगा 0। टॉर्क का मतलब क्या है, जो उसको घुमाने के लिए चाहिए, है ना, घुमाने के लिए चाहिए। तो घुमाने वाला फोर्स तो है ही नहीं, अब अबे यहीं पर आएगा, जब घुमाने वाला फोर्स नहीं लगेगा, टॉर्क नहीं लगेगा, तो यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब वो यहाँ इस पोजीशन पे आ गया, एक तो मैक्सिमम फ्लक्स जाएगा, मतलब मैक्सिमम फील्ड लाइंस जाएंगी, ऊपर से इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, घुमाने वाला फोर्स नहीं लगेगा, जिसकी वजह से हम इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम भी बोलेंगे। ठीक है, तो इस ओरिएंटेशन के बारे में लिखते हैं अब। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, ओरिएंटेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इज 1। तो इसी को ही हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला था। तो ओरिएंटेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इज 1, जहां पर एरिया वेक्टर किसकी डायरेक्शन में होगा, हम इसको अगर ऐसे रखते हैं तो एरिया वेक्टर भी किसकी डायरेक्शन में होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। इन दिस ओरिएंटेशन जो ये फील्ड प्रोड्यूस कर रही होगी मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन होगी, है ना, उसकी एक्सिस पे होती है। तो thus गिविंग राइज टू मैक्सिमम फ्लक्स ऑफ द टोटल फील्ड। तो टोटल फील्ड का मैक्सिमम फ्लक्स इस वाली ओरिएंटेशन में आएगा। ठीक है, तो ये था इसका बी पार्ट। सी पार्ट क्या कह रहा है, तो ये सी पार्ट क्या कह रहा है, सी पार्ट ये बोल रहा है कि अगर मैं किसी एक इर्रेगुलर शेप को, ऐसे किसी इर्रेगुलर शेप को मैं एक किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देती हूँ, ये इर्रेगुलर शेप है, इसके अंदर करंट जा रहा है, तो मान लो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब अगर मैं इसके अंदर इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान लो इनवर्ड है, ठीक है, ऐसे इनवर्ड की डायरेक्शन है, तो इनवर्ड के लिए हम लगा देते हैं क्रॉस। तो हमने ये अपने तरीके से अभी मानी है, ठीक है। तो अगर हमने इसको ऐसे रख देते हैं तो ये एक सर्कुलर लूप कैसे ले लेती है, ये वाली टर्न कैसे ले लेती है ये अपने आप। हमने तो इर्रेगुलर शेप रखी थी, है ना, और ये ऐसे ही इसको जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये एक सर्कुलर सी लूप शेप कैसे ले लेती है। तो इसको ध्यान से समझिए कैसे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, इसको हमने एक करंट कैरिंग लूप है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ, तो हम देखेंगे फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, फादर मदर चाइल्ड लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, तो फोर्स कहाँ लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड है, करंट इधर की तरफ जा रहा है, तो करंट ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स कहाँ लग रहा है आपका इस साइड, तो ये लग रहा है फोर्स यहाँ पर इधर की तरफ लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है, सॉरी इधर से इधर जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये रहा करंट इधर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लग रहा है, तो यहाँ लग रहा है इसका फोर्स लग रहा है। यहाँ की अगर हम देखते हैं तो करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है। ठीक है, इधर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट इधर है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, तो यहाँ डाउनवर्ड। तो चारों तरफ से हमने देखा कि फोर्स उसको ऐसे लग रहा है, तो अगर हर तरफ से इक्वल फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली वो ऐसी डायरेक्शन, ऐसी की ऐसी शेप ले लेगी ना वो, तो जिसकी वजह से अगर हम एक इर्रेगुलर करंट कैरिंग लूप को अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो ये वाली शेप ले लेती है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो एक्सप्लेनेशन तो ये है आपकी, लेकिन जो लिखने में आता है तो वो साइंटिफिक मेथड से हम ये लिखते हैं कि सर्कुलर लूप लेती है विथ प्लेन नॉर्मल टू फील्ड ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्स, यानी कि हम जो ये ना ओरिएंटेशन अपने आप ऐसे ही बन जाती है कि जिसके अंदर मैक्सिमम फ्लक्स जा रहा हो। तो मैक्सिमम फ्लक्स आपको पता ही है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑब्वियसली इस वाले पाथ से ज़्यादा इसके अंदर जाएंगी ना, अगर मैं यहाँ पे हो तो यहाँ पर ज़्यादा फील्ड लाइन्स जाएंगी, क्योंकि क्रॉस ये क्या बन रहा है, एक तरीके से
सर्कुलर शेप प्रॉपर बन रही है ना। तो सिंस फॉर अ गिवन पैरामीटर अ सर्कल एनक्लोजेस ग्रेटर एरिया देन द अदर शेप, तो यानी कि वो एक क्या करते हैं, एक गिवन पैरामीटर के लिए वो अपने आप को कुछ ऐसी शेप दे लेते हैं जिसके अंदर ज़्यादा एरिया आता हो, तो इस वाले एरिया से ज़्यादा हमारा सर्कुलर एरिया ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होती है कि अगर मेरे को एक थ्रेड दे रखा है तो मैंने थ्रेड ऐसे रख दिया, ठीक है, ये वाली एरिया इतना ज़्यादा नहीं होगा जबकि ये वाला एरिया ज़्यादा होता है, तो वो ऑटोमेटिकली ये वाली शेप ले लेते हैं। तो कहने की बात ये कि लिखने में ये आता है, बट मैंने आपको इसका प्रॉपर रीज़न बताया। ऑल्सो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या रहता है, BA cos थीटा रहता है ना। तो अब यहाँ पर देख सकते होगे कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगर यहाँ पर दोनों ही सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी कि थीटा 0 होगा तो cos 0 1 आएगा, तभी मैक्सिमम फ्लक्स आ पाएगा ना। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं अंदर की तरफ की बात करूँगी तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मैंने अंदर की तरफ लिया, तो इसका एरिया वेक्टर भी तो मैं दूसरी साइड ले सकती थी, तो दोनों में ही थीटा क्या हो जाएगा 0, यानी कि उनके बीच का एंगल हो गया 0, तो cos 0 ही रीज़न है मैक्सिमम फ्लक्स का। तो आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12 का सी पार्ट। चलिए चलते हैं अब एक नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, दैट इज सर्कुलर लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। इसका क्या मतलब है, तो अब हम करेंगे कि जैसे सर्कुलर लूप जो होती है वो कैसे एक मैग्नेटिक डायपोल का बिहेव करती है, ठीक है, कैसे एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक बिहेव करती है। तो सबसे पहले आपको एक डायपोल रिवाइज कराते हैं। डायपोल क्या था, हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर रहे थे। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, कि अगर एक यहाँ पर इस तरीके से नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और इनकी जो लेंथ है वो है हम 2L मानते हैं, ये L, ठीक है। तो जो हमारा डायपोल होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, वो क्या होता है 2QL, ये होता है, ठीक है। तो ये रहता है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल की पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, और इसकी हम बाय कन्वेंशन डायरेक्शन क्या लेते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं। अब मैग्नेटिक डायपोल जो होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है कि ये एक बार मैग्नेट है, अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ, ठीक है, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उसी को ही हम मैग्नेटिक डायपोल ही बोलते हैं, और उसी को ही डायरेक्शन को मैग्नेटिक डायपोल की डायरेक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमें पता है साउथ से नॉर्थ ऐसे जा रही होती है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। अब सेम चीज क्या हम एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप से भी मान सकते हैं? जी हाँ, कैसे? अब इस चीज को देखो, मैंने एक लूप ना ऐसे रखी हुई है, ये देखो, इसको मैंने ऐसे रखा हुआ है, ओके। और जो करंट है ना वो मैं अभी बाय कन्वेंशन ऐसे मान रही हूँ, इस तरीके से, सच दैट मैं ऊपर से देखूं तो यहाँ से देखो, ऊपर से देखूं तो ये कैसे दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सेम चीज अगर मैं नीचे से देखती हूँ, अगर कोई आप यहाँ पर खड़े हुए हो, ये यहाँ पे ऐसे घूम रही होगी, तो आपको नीचे से क्या दिखेगा कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रही होगी। अगर आपको यहाँ पर नीचे से खड़ा है तो उसको कैसे दिखाई दे रही होगी, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रही होगी, नीचे से कोई खड़ा है तो यानी कि ऊपर से करंट की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर कोई नीचे से देखेगा तो उसको वो डायरेक्शन क्या दिखाई दे रही होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो देखिए अगर हम ऊपर की बात करते तो अगेन वही कर्ल हम ऐसे करेंगे फिंगर्स को, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, और ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, यूं नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, यूं नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। तो ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब आप यहाँ पर इसको इससे कंपेयर करो, ये हो गया नॉर्थ पोल की तरह ये बिहेव कर रहा है, ठीक है, यहाँ से निकल रही है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, और ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि एक जो सर्कुलर लूप होती है, अगर उस जहाँ पे आपको उसको एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाई दे रहा है, वो पोल आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, एंड जहां पर क्लॉकवाइज आपको डायरेक्शन दिखाई दे रही होगी, नीचे से अगर आप देखोगे क्लॉकवाइज, तो वो वाला पोल आपका बिहेव करेगा एक साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इससे तो हमने एक तरीके से बता दिया कि देखा कि हमने कैसे एक करंट कैरिंग लूप को हमने एक बार मैग्नेट से उसको हमने क्या किया है, कंपेयर किया और उसका मैग्नेटिक डायपोल बताया, ठीक है। अब हम लेकर आते हैं फॉर्मूले के बीच में।
जैसे कि मैग्नेटिक जो डायपोल होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ज़्यादा करंट होगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक डायपोल होगा। तो मैग्नेटिक डायपोल का मतलब क्या है, सिंपल सी भाषा में ये बता सकती हूँ, हाउ स्ट्रॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड इज, है ना, हाउ स्ट्रॉन्ग। तो मैग्नेटिक डायपोल जो होगा, जितना ज़्यादा करंट होगा, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल होगा, ठीक है। एंड जितना ज़्यादा एरिया होगा, ज़्यादा एरिया होगा ज़्यादा मैग्नेटिक होगा ना, तो ज़्यादा एरिया होगा। और किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये एक टर्न है, 2-3 टर्न, जितनी ज़्यादा टर्न्स होंगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी और उतना ज़्यादा मैग्नेटिक डायपोल होगा। इन सबको अगर मैं कंबाइन करती हूँ तो ये NIA, और यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटा देते हैं, कुछ कांस्टेंट लेते हैं, टेकिंग कांस्टेंट 1, कांस्टेंट अगर हम 1 ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, M = NIA। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल। हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास NIA, मैग्नेटिक डायपोल। तो एक बार मैग्नेट की बात करें तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है, जो एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। एंड सेम चीज यहाँ पे रहेगी, जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन हमारे मैग्नेटिक डायपोल की भी वही डायरेक्शन रहती है फॉर अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी और डिस्कस करते हैं, इसी लूप को हम उठाते हैं, सीधा रखते हैं और इसके एक्सेस पे चेक करते हैं। तो अब अभी लूप हमने ऐसे रखी हुई थी, अब मैं लूप इसको ऐसे रख रही हूँ सो दैट हम इसकी एक्सेस पे बात कर सकें, ठीक है। तो ये मैंने रख दी यहाँ पर लूप, ये रही एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, इसका जो रेडियस है मान लेते हैं R रेडियस है, ठीक है। और ये सेंटर से इस पॉइंट P पे हमें निकालनी है एंड दिस पॉइंट P इज एट सम डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। सेम चीज़ ना अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करती हूँ इलेक्ट्रिक डायपोल से, तो याद करिए क्या होता था, ये था ना नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है, ये था यहाँ से यहाँ तक 2L। अगर मुझे इसके एक्सिस पे ही कोई एक पॉइंट, यहाँ पे P पॉइंट है, ठीक है, इसके एक्सिस पे जो यहाँ से कितना दूर है, मान लो x डिस्टेंस ही दूर है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या लिखते थे हम यहाँ पर, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते थे, 4πE0, है ना, एंड 2P, P यहाँ पे इसको पॉइंट A मान लो, हेयर P इज डायपोल मोमेंट, ठीक है, हेयर P इज डायपोल मोमेंट, और यहाँ पे भी ये पॉइंट A मान लेते हैं ताकि आपको P से और A से कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल। डिवाइड में यहाँ से यहाँ तक का ये आता था x का क्यूब आता था, ठीक है, वहां से लेकर वहां तक के डिस्टेंस का क्यूब आता था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन था इलेक्ट्रिक डायपोल से along the axis, उसकी एक्सिस पे। अब हम सेम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, उसकी एक्सिस के लिए बात करने वाले हैं, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा अगर मैं सेंटर की बात करती हूँ, अभी मैं इतनी दूर नहीं जाती हूँ, सेंटर के लिए तो हमने निकाल रखी है ना मैग्नेटिक फील्ड, है ना, सेंटर के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, कितनी निकल के आई थी मैग्नेटिक फील्ड, μ0/2, यहाँ पे I R², यहाँ पे था R² प्लस x² की पावर 3/2, ये था ना, ठीक है, ये एक सेंटर के लिए था, एट सेंटर। अब अगर मैं इसको दूर 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 ले जाती हूँ, यानी कि सच दैट हमारा जो x है इज ग्रेटर देन r, यानी कि बहुत दूर हो जाए x, यानी कि अब A पॉइंट पे हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये B कितना होगा, x बहुत ज़्यादा, तो r को हमें क्या करना पड़ेगा, निगलेक्ट करना पड़ेगा, r को हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे ऊपर तो सेम रहेगा, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 2, r खत्म, यहाँ स्क्वायर खत्म, ये हो जाएगा x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे इसको इसके साथ कंपेयर करना तो थोड़े से इसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे मुझे। कैसे चेंजेस करने पड़ेंगे, अगर मैं दोनों को पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पाई है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इसके साथ ना कंपेयर करना है इसको, तो पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड करती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, ये आ जाएगा μ0/2π, यहाँ होगा x³, ऊपर आएगा I और यहाँ आएगा πr², ये आएगा। अब πr² क्या होता है, πr² इज द एरिया ऑफ द लूप, तो आप इसको लिख सकते हो μ0I एरिया ऑफ द लूप /2π x³। अब वेरी इंटरेस्टिंगली हमने अभी पढ़ा कि I × A किसके इक्वल होता है, मैग्नेटिक डायपोल की, तो हम इसको लिख सकते हैं μ0M/2π x²,
क्यूब, ये लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो 4 पाई है, कोई बात नहीं, मैं अपनी मर्जी से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देती हूँ। अब क्या बनेगा, यहाँ से क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट 2m अपॉन में 4 पाई x का क्यूब। अब इन दोनों फॉर्मूलेस को ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये मैग्नेटिक डायपोल है। इसमें आप देखिए 2 इंटू इलेक्ट्रिक डायपोल, 2 इंटू मैग्नेटिक डायपोल, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, 1 अपॉन में 4 पाई, 1 अपॉन में 4 पाई। यहाँ पर क्या होता है, 1 अपॉन में एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, यहाँ पे परमिबिलिटी होती है। ये भी हो गया एक्स क्यूब, ये भी हो गया एक्स क्यूब। तो आप देख सकते हैं कितनी एनालॉजी बिल्कुल सेम है इनकी, है ना। तो ये हो जाएगा एक एक्सिस के लिए, ये भी है एक एक्सिस के लिए है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका रिलेशन मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसका रिलेशन मैग्नेटिक डायपोल के साथ है, ठीक है। अब सेम चीज हम, ये तो हमने प्रूव कर ली, अब सेम डायरेक्ट चीज हम निकाल सकते हैं कि अगर मैं यही पॉइंट ए पॉइंट, जैसे हमने एक एक्सिस पे लिया, अगर मैं सेम पॉइंट यहाँ पे इसके ऐसे परपेंडिकुलर पे ले लूँ, परपेंडिकुलर पे ले लूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर था, ऐसे ही मैं इसके से परपेंडिकुलर पे ले लूँ, तो ई कितना निकल के आ रहा था उस टाइम पे। तो अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, तो यहाँ ए पॉइंट पे निकालने की बजाय जो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे दूरी पे था, ऐसी एक्स डिस्टेंस यहाँ पे दूरी पे अगर मैंने ले लिया यहाँ पर एक्स पे, तो यहाँ इस पॉइंट पे, यहाँ से लेकर यहाँ एक्स है मान लो, तो इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा था, उसका रिलेशन क्या निकल रहा था इलेक्ट्रिक डायपोल से, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में एक्स क्यूब। यहाँ से 2 हट रहा था, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हाफ आ रही थी। तो अब हम यहाँ से सेम सिमिलरली या सिमिलर एनालॉजी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पर एक सर्कुलर लूप लिया है, उसके यहाँ से हम निकाल रहे थे, अब हम यहाँ से x ना लेकर मैं यहाँ पे इसके परपेंडिकुलरली x लेती हूँ, मान लो यहाँ इस पॉइंट पे ले लेती हूँ जो x डिस्टेंस सेंटर पे है, तो अब इस पॉइंट पर कितनी आएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड, वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m अपॉन में एक्स क्यूब। तो इसी फॉर्मूले को देख के लिखेंगे हम, है ना। तो यहाँ पर भी 2 हट गया, यहाँ पे 2 हट गया था, तो यहाँ पे भी हमारा 2 हट जाएगा, ठीक है। और ये हम याद रखेंगे कि जो x है वो ग्रेटर देन r है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस। तो ये बिल्कुल क्या हो जाती है, यहाँ पर बाइसेक्टर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल हाफ हो जाती है जितनी एक्सियल पॉइंट पे होती है। देखा ना आपने, एक्सियल पे यहाँ पे 2 आ रहा था और यहाँ पर बाइसेक्टर वाली पॉइंट पे बिल्कुल क्या आ रहा है, हाफ हो रहा है। तो ये था ऑल अबाउट कि किस तरीके से जो हमारी एक सर्कुलर लूप है वो बिहेव करते हैं एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।